इस शहर का जायका बड़ा कमाल है। कई लोग यहाँ रोज़ाना कई लजीज सपने पकाते हैं और ये शहर सबको डकार जाता है। यहाँ फ्री कुछ भी नहीं है। रिश्ते, लिबास, सोच, सामान, जिस्म, जायदाद, सब कुछ महंगा है यहाँ। लेकिन मौत दाल रोटी से भी सस्ती है। जल्दी करो। सॉरी निलोफर, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अभिनंदन बैंक्वेट। अरे हाँ, आज तो कीर्ति की शादी है ना। पहले बताया क्यों नहीं मेरे को? मैं कपड़े चेंज कर लेता। हाँ, रास्ते में तुम्हारे लिए शेरवानी ले लेते हैं। हम शादी में नहीं जा रहे स्टूपिड। तुमने जो गूफ अप करा है उसे रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। नो एक्सक्यूज जेकब, दूल्हा विदाउट सेहरा पॉसिबल ही नहीं है। नो इश्यूज कीर्ति। और वैसे भी हमारी कम्युनिटी में सब एक्साइटेड है कि आज जेकब फर्नांडिस घोड़े पे शादी करने जाएगा। घोड़ा नहीं बुद्धू, घोड़ी होती है। सीरियसली यार, इन लोगों ने घोड़ा बुक कर दिया। हंसो मत यार, जाओ जाकर जेंडर चेंज करो। अच्छा एक मिनट, मेरी फ्रेंड नीलोफर का कॉल आ रहा है। आई विल सी यू एट जयमाला। हाय नीलोफर। थैंक गॉड कीर्ति तुमने फोन उठा लिया। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। ये कई बार नाम बदल के पहले भी शादियां कर चुका है। इनफैक्ट इसका टारगेट होता है कि ये रिच लड़कियां फंसाता है, फिर उनसे मोटी डाउरी लेता है और प्रॉपर्टी बेच के भाग जाता है। यही इसकी मॉडस ऑपरेंडी है यार। और ये सब तो मुझे अब बता रही हूँ। 2 महीने पहले मैंने तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी को इस काम पर लगाया था ताकि पता चल सके कि वो इंसान सही है या गलत, उसका बैकग्राउंड क्या है। और तुमने क्या किया? और गोल्डी, तुमने तो मुझे सारे ग्रीन सिग्नल्स दिए थे ना कि सब सही है। उसके बाद जाकर मैंने हाँ किया। कीर्ति, गोल्डी से गलती हो गई। मैंने तुम्हें सिर्फ काम नहीं दिया था नीलोफर। मैंने समझा था तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारे लिए मेरे कंसर्न्स मैटर करते हैं, पर तुमने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। सॉरी सॉरी माय फुट नीलोफर। 25 लाख लग चुके हैं शादी पे, इंक्लूडिंग योर फीस। और वहां पे ना वेन्यू के बाहर सारे गेस्ट खड़े। क्या बोलूं मैं उनको जाकर? और आज ना जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैम, कुछ बोलना भी मत। देखा, तुम्हारी वजह से कितना सुनना पड़ा मुझे। मैम गोल्डी, कुछ दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हाँ नीलोफर, एक जासूस जालसाजी का शिकार हो गई। मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था और तुम्हारी जैसी जासूस भी मात खा गई। तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो बलराम। आई न्यू इट कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अरे मैं तो लगना चाहता हूँ ना। मेरे होंठ तो आज भी तुम्हारे प्यार का अमृत चखने के लिए बेकरार हैं। ये वाहियात बातें ना कहीं और जाके करो। निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं जानता हूँ मैं बहुत बदनाम हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे नाम, तुम्हारी शोहरत पे मरता हूँ मैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले हमारी मोहब्बत को एक बर्बाद अफसाना समझ लें। बेहतर होगा अंदर बुला लो। बोलो, क्यों फिर से तंग करने आ गए? तंग तो तुम्हारा दिल है। हाँ, प्यार करने में भी कंजूसी। बिना छुए बात नहीं कर सकते बलराम। और अपनी ये वाहियात शेरो शायरी ना बंद करो, निकलो यहाँ से। जिसकी उम्मीद तुम लेकर आए हो, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मैं तो नाउम्मीद होकर ही आया हूं। तुम मुझसे क्या, मेरी जिंदगी मुझसे रूठ गई है। मतलब? नीलोफर, मुझे कैंसर हो गया है।
सच कह रहा हूं, मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मरने से पहले मैं सारे गिले शिकवे तुम्हारे साथ जो हुए दूर करना चाहता हूं। अगर तुम कहो तो बाकी बची जिंदगी तुम्हारे साथ रहने के बहाने मत ढूंढा करो यार, भरोसे के लायक नहीं हो तुम। सर पड़ोसी ने 3 गन शॉट्स की आवाज सुनी है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता सर। सर घर अंदर से बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे लगता है ये क्लियर हॉस्टेज सिचुएशन है। चल, घर किसका? सर नीलोफर मलिक, प्राइवेट डिटेक्टिव है। अभी अंदर कितने लोग हैं? सर वो तो पता नहीं, पड़ोसी ने कहा कि मियाँ बीबी अंदर गए। अजय, प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम सीन पे कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। गन के ट्रिगर पे भी जो फिंगरप्रिंट है वो बलराम के है। इसका मतलब साफ है कि बलराम ने नीलोफर को शूट किया एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ। क्या सोच रहे हैं? अगर ऐसा ही हुआ है तो बलराम ने खुद को मारने से पहले ये क्यों बोला कि वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाया? हाजी, हम सोचते हैं कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ सबूत सच बोल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हस्बैंड ने वाइफ को मारा और फिर जेल जाने के डर से या फिर गिल्ट की वजह से उसने अपने आप को गोली मार दी। आई फील ये ओपन एंड शट केस है राजीव। लेकिन मर्डर वेपन एक पिस्टल है, वो कहाँ से आया उसके सोर्स की प्रोफाइलिंग तो करनी पड़ेगी ना। राजीव, मारने वाला पिस्टल कहीं से भी अरेंज कर सकता है और इस पॉइंट को अंडर कंसिडरेशन रखकर भी हम केस को क्लोज कर सकते हैं ना। देख, इस पे इतनी एनर्जी वेस्ट मत कर। एक काम कर, पोस्टमार्टम के बाद उन दोनों के रिलेटिव्स को ढूंढो, उनकी बॉडीज हैंड ओवर कर दो and that will be all. सर वो नीलोफर के घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री एग्जिट के साइन नहीं मिले हैं। और सर किसी ने भी ये नीलोफर और बलराम के अलावा किसी तीसरे को नहीं देखा। ये बलराम और नीलोफर के रिश्तेदारों को पता चला? नहीं सर, लेकिन इतना पता चला है कि ये जो नीलोफर है ना, ये NRI थी और इंडिया में तो इसके कोई भी रिलेटिव नहीं थे। और सर हाँ, यहाँ पर इसके डिटेक्टिव एजेंसी है और इसका एक असिस्टेंट है गोल्डी। और बलराम? सर बलराम को तो यहाँ के लोग पिछले 1 साल से ही जानते हैं, क्योंकि ये बलराम ने नीलोफर के साथ पिछले 1 साल पहले ही शादी की थी और नीलोफर के घर में ही रहना था। बाकी की फॉर्मेलिटीज लोकल पुलिस कर लेगी। दोस्तों जी अपने पुराने केस में लगते हैं। जी सर। ये बलराम की बातें मेरे दिमाग में अभी तक गूंज रही है। हमारे नीलोफर के घर में घुसने के पहले जो कुछ भी हुआ होगा वो बहुत बड़ा सवाल है। हमें नीलोफर और बलराम के बारे में पता करना चाहिए, हो सकता है कुछ जवाब मिल जाए। क्या नाम बताया था असिस्टेंट का? गोल्डी। नीलोफर के साथ कब से काम कर रहा था? सर तकरीबन 5 साल से। हमने सुना नीलोफर NRI थी। हाँ सर, अमेरिका से। एक्चुअली उन्होंने वहाँ पे एक डिटेक्टिव के साथ काम किया था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो इंडिया आ गई थी और उन्होंने अपनी एजेंसी यहीं खोल ली थी। और ये बलराम, इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? सर बलराम सर मस्त किस्म के इंसान थे और वो अपने आप को आज़ाद मुसाफिर कहते थे। तो मुसाफिरों के ठिकाने भी तो होते हैं, कहाँ का रहने वाला था ये? सर हरियाणा में किसी जगह के थे। और काम क्या करता था? सर वो हमारी एजेंसी में काम करते थे। वो बलराम डिटेक्टिव था? सर वैसे तो वो NRPF में थे। एक्चुअली नीलोफर मैम को अपना काम एक्सपेंड करना था और वो उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहती थी जो जोखिम उठा सके। अब सर एक्स सर्विसमैन से बेस्ट तो कौन ही होगा, इसीलिए उन्होंने बलराम सर को अपॉइंट किया। लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन दिया था तुमको बलराम? जोशी का पीछा करना था ना, और तुम उसी के साथ हाथापाई करके आ गए। अरे पीछा ही कर रहा था मैं जोशी की कार का। उसने अचानक कार में ब्रेक मारी, मेरी बाइक टकरा गई। साली की बैकलाइट क्या फूटी, थप्पड़ मार दिया उसने मुझे, तो मैं क्या करता? अरे तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से जोशी को पता चल गया कि मेरा क्लाइंट उसकी जासूसी करा रहा है। तुम छोड़ो ये जासूसी, एक बाउंसर की नौकरी ढूंढ लो, वही सूट करती है तुमको। और तभी उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन खत्म हो गया। लेकिन सर इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी उन दोनों में प्यार हुआ और सर पिछले ही साल उन्होंने शादी भी की थी। एक बात बता कि बलराम नीलोफर को मार सकता है?
सर मुझे नहीं लगता। तो कौन मार सकता है नीलोफर को? कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। हेलो यार तो मुझे ही कर रही होगी ना डार्लिंग। हिम्मत है तो सामने आके बात कर, नंबर बदल के कॉल मत कर। अरे हम जरूर मिलेंगे। मैं भी उन मोमेंट्स को भूल नहीं पा रहा हूँ जब हम शादी से पहले एक हो गए थे। क्या दिन थे, जानती है? वो सब मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। मैं सोच भी नहीं सकती तू इतना गिरा हुआ निकल सकता है। तू मेरे सामने होता ना तो आई वुड हैव किल्ड यू। ओहो, मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ? मुझे भी आया था उस डिटेक्टिव पे जब वो कबाब में हड्डी बन गई थी, पर अब मेरा गुस्सा शांत हो गया। May your friend नीलोफर rest in peace. चलो इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि नीलोफर का रेप किसी ने तो किया है, क्योंकि अभी तक ये माना नहीं जा सकता कि बलराम ने ही उसका रेप किया, और ये भी हम नहीं मान सकते कि बलराम ने नीलोफर का मर्डर किया, क्योंकि जो आदमी खुद को मारने के पहले ये बोल रहा था कि अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, वो अपनी बीवी को मार कैसे सकता है? चलो 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था, तो क्यों बलराम ने उस तीसरे आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया और सुसाइड कर लिया? और अगर उस किलर के एंगल से सोचते भी हैं तो उसने पहले नीलोफर का रेप किया और फिर मर्डर कर दिया, तो फिर आई विटनेस बलराम को जिंदा क्यों छोड़ दिया? इसलिए मैं बलराम को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है कि बलराम के अलावा भी कोई और क्रिमिनल हो सकता है। यू आर राइट राजीव, इसे तो इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। यू हैव फ्री होल्ड, गो अहेड। सिक्के को अगर हम यहाँ से देखें तो इसका सिर्फ एक ही पहलू नजर आता है, लेकिन इस केस का सिक्का खुद उठ के कह रहा है कि इसके 2 पहलू हैं। मतलब सर? मतलब रस्तोगी जी, बलराम और नीलोफर की पर्सनल लाइफ को खंगालना होगा। देखते हैं इस केस का असली कलाकार सिर्फ बलराम ही था या और कोई था जिसके पास अपना कोई मोटिव था। अरे कनक बेटा, अरे इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? हाँ, रोते नहीं है बेटा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। देखो ये गोलू मोलू सा गुड्डा, अब हम दोनों इससे खेलेंगे। ये पसंद नहीं आया? ठीक है, तो मैं तुम्हें दूसरे खिलौने दिला दूं। कनक क्या हुआ बेटा? अरे सरगुन दीदी, आप इंटरव्यू के लिए चली गई, ये बेचारी डर गई। पर जॉब भी तो जरूरी है ना हरीश। अरे कहाँ, अब ये जॉब वॉब के चक्कर में पड़ी हुई दीदी। एक काम करता हूँ, आपका जो घर है बहुत प्राइम लोकेशन पे, इसको गिरवा के 4 माले बनवा देता हूँ और आराम से बैठ के किराया खाना और मेरी लागत चुका दे रहना। पर हरीश इसमें तो लाखों रुपए लगेंगे, इतना पैसा मैं कहाँ से चुकाऊंगी? उसकी टेंशन आप मत लो। आप एक काम करना, इसमें से 1 माला मुझे दे देना, बीच वाला माला मैं रख लूंगा, और आप ये जॉब का चक्कर छोड़ दो दीदी। सर, नीलोफर की कार पे फास्टैग लगा हुआ था। मैंने उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाई तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। मर्डर वाले दिन नीलोफर ने सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा टोल नाका क्रॉस किया था। सर उस दिन यूपी से दिल्ली आई थी। यूपी में कहाँ गई थी वो? सर इसका जवाब तो गोल्डी के पास भी नहीं है, लेकिन हमने नीलोफर का फ़ोन अनलॉक करवाया तो कॉल हिस्ट्री के मुताबिक मर्डर वाले दिन नीलोफर की बात किसी कीर्ति सागर से हुई थी। तो ये कीर्ति सागर से मिलो, और क्राइम सीन पे नीलोफर के फ़ोन के अलावा लैपटॉप भी था ना, तो उसे भी तो देखो। मैं तब तक NRPF जाकर बलराम के बारे में पता करता हूँ, और तुम लोग नीलोफर और बलराम इससे जुड़े एक एक इंसान की प्रोफाइलिंग करो। बलराम सर ही 2009 तक NRPF में ही काम कर रहा था, फिर उसे बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था। अटेम्प्ट टू मर्डर? जी, 7 साल की कैद भी हुई थी उसे। 2009 से 7 साल, मतलब 2016 तक तो वो जेल में ही रहा होगा। ये किसका मर्डर करने की कोशिश की थी उसने? विक्रांत सिसोदिया का, वो उसका कलीग था। बलराम और नीलोफर की शादी तो 1 साल पहले हुई थी। इसका मतलब है कि नीलोफर के पहले भी बलराम की शादी हो चुकी थी। जी हाँ, उसका एक बेटा भी है। कहाँ है आजकल? बलराम फरीदाबाद का रहने वाला था, हो सकता है उसकी फैमिली भी वहीं रहती हो। ये लीजिए उसका एड्रेस। हाँ, मैंने अच्छे से सोच लिया है, आप तुरंत पिटीशन फाइल कर दीजिए। जी हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे। ओके। संकेत कहाँ जा रहा है और कौन सी पिटीशन फाइल करने की बात कर रहा है?
अपने बाप की चिता तो नहीं जला पाऊंगा, तो सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी भी आंखें खुल जाएं और आपकी भी। संकेत साफ साफ बोल, पहेलियां मत बुझा। पहेलियां ही सुलझा रहा हूं माँ, पहेली सुलझ जाएगी तो बात करेंगे। संकेत, संकेत कहाँ जा रहा है? सर ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से उसकी पहली बीवी और ये लड़का अजीब है दोनों। अब इस कांड के बारे में पता तो चल ही गया होगा, उसके बावजूद ना तो सामने आए ना ही बॉडी क्लेम करने आए। लेकिन मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीलोफर ने एक ऐसे आदमी से शादी क्यों की जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। मुझे एक बात का ताज्जुब हो रहा है। एक तरफ नीलोफर ने आपको एक गलत इंसान से शादी करने से रोका, दूसरी तरफ खुद नीलोफर ने बलराम से शादी की जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर हुआ था। यह हमें आज ही पता चला है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ, नीलोफर ने मुझे ये ज़रूर बताया था कि बलराम पहले शादी कर चुका था, और मैंने भी उससे मजाक मजाक में पूछ लिया कि उसने बलराम में ऐसा क्या देखा। कुछ मत पूछ यार, बलराम में पतियों वाली कोई क्वालिटी नहीं है यार, और काम तो उसे करना ही नहीं आता है, और पैसा उसके पास है नहीं। तो तुझे उसमें पसंद क्या है? उसकी शेरो शायरी? वो तो है कीर्ति, उसकी बेस्ट बात पता है क्या है? वो मेरे लिए किसी की भी जान ले सकता है, और ये सोच के ना बहुत सिक्योर फील होता है। क्या ये बलराम नीलोफर की जान ले सकता है? नहीं, उन दोनों में झगड़ा जरूर होता था, बट दे बोथ लव्ड ईच अदर। आपकी दोस्त ने कभी ऐसा कोई हिंट दिया कि उसे किसी से खतरा है या कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया, पर हाँ, उस दिन नीलोफर ने गोल्डी को बहुत डांटा था क्योंकि गोल्डी ने जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में गलती कर दी थी। देखो संकेत, मैंने तुम्हारी ये पिटीशन तो फाइल कर दी है कि तुम्हें बलराम सैनी के साथ अपना डीएनए मैच कराने का मौका दिया जाए, पर तुम ये सब करना क्यों चाहते हो? क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी माँ ने उन्हें धोखा ही नहीं दिया, बल्कि मैं भी उनका बेटा नहीं। पर तुम ये सब करके अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। मेरा मतलब है जानबूझकर पुलिस की नज़र में सस्पेक्ट बन रहे हो। ये तो कभी प्रूफ नहीं होगा कि मैंने कोई क्राइम किया था, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने का मेरे पास ही आखिरी मौका है। मैं चाहता हूं दुनिया को पता चले मेरा बाप सही था या मेरी माँ। हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो नीलोफर का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, वो बलराम ने ही किया है कि नहीं। इसलिए उसके बारे में हम आपसे कुछ जानने आए। देखिए, हमें पता चला है कि आपके लिए बलराम ने किसी की जान लेने की कोशिश की थी, और उसकी वजह ये थी कि आपका किसी के साथ। मेरा किसी के साथ कुछ नहीं था, उल्टा वो बलराम ही गुस्से वाला था। उसको जब भी गुस्सा आता वो मुझ पर हाथ उठाता था। इतना सब होने के बाद भी जब वो जेल से वापस आया, मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। देखो, मैं यही चाहती हूँ कि हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। नई जिंदगी नए सिरे से? विक्रांत के बाद कोई नया यार मिला क्या? बोलना, कोई नया यार मिला क्या? जेल जाके भी तुम्हारे दिमाग से कचरा नहीं निकला ना? अरे कैसे समझाऊं, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। चुप, बिल्कुल चुप, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। याद कर, सैकड़ों दुआएं मांग रहे थे हम लोग कि हम लोग को एक बच्चा हो जाए, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और अचानक एक दिन तुम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो गई, और जब तुमने कहा कि वो मेरा ही बच्चा है, मैं बेवकूफ मान गया। मेरी आंखें खुल गई हैं। ये संकेत उसी कमीने का खून है ना, विक्रांत का? उसकी वजह से मैं अपने बेटे के आगे शर्मिंदा हुई। जो गलतफहमी एक बार बाप बेटे ने पाल ली, वो दूर नहीं होती। आप नीलोफर से कभी मिली थी? सच बताना। हाँ मिली थी, लेकिन उसी की भलाई के लिए मिली थी। ऐसी कौन सी भलाई की आपने? सुना था कामयाब औरतों के सपने भी कामयाब होते हैं।
फिर तुमने एक नाकामयाब आदमी से रिश्ता कैसे जोड़ लिया? नाकाम तो आपका रिश्ता रहा है। बलराम को तो धोखा दिया था ना आपने। बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ गई। ये भी भूल गई कि वो 7 साल जेल रह के आया है। डूबती कश्ती में पांव रखा है तुमने। डूबने से पहले उतर जाओ तो अच्छा है। मैंने तो उसकी सलामती ही चाहिए थी, लेकिन जब अपनी किस्मत नहीं बदल पाई तो उसकी क्या बदलती। आपको शक होगा कि कांड बलराम ने किया या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बलराम ने पहले नीलोफर को मारा, बाद में खुदकुशी की। आखिर उसके पाप का घड़ा भर ही गया था। कैसी लगी कनक? अच्छी है ना? चल तू जल्दी से जा और जाकर के पहन के दिखा। क्या बात है दीदी, कनक के लिए नई ड्रेस? लगता है दिल्ली में जो इंटरव्यू दिया था वो पास कर लिया है। वो तो बिल्कुल बेकार गया, लेकिन हाँ कोड़ियागंज में मुझे एक जॉब मिल रही है। सोच रही हूँ कनक के साथ जाके वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। शिफ्ट कर रही हो तो फिर इस घर का क्या करना है? आप बोलो तो बिकवा दूं। तू मेरा घर बेचने पर क्यों तुला है? मतलब आप कौड़ियागंज चली जाएंगी और पीछे से इस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो? कमलेश, ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसे सस्पेक्ट मानो या विक्टिम, पता नहीं। अच्छा, ये तीसरे आदमी की थ्योरी से कुछ हाथ लगा? सर ये नीलोफर का लैपटॉप ऑन किया है मैंने। इसमें सर ये जैकब की कुछ फोटोज मिले हैं। सर ये तो पहुंचा हुआ अपराधी है, कई स्टेट्स में मोस्ट वांटेड है। इसके ऊपर तो सर धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस हैं। ये नीलोफर ने इसी का भांडा फोड़ा था ना? कहीं इसने तो कांड नहीं किया। ये फोटोज देख, ये कैसी फोटोज है? एक मिनट। ये फोटो में तो यूपी लिखा हुआ है। मतलब ये फोटो यूपी में किसी एरिया की है और मर्डर वाले दिन नीलोफर यूपी से दिल्ली आ रही थी। उसकी फास्टैग की ट्रांजैक्शन डिटेल्स के हिसाब से वो यूपी काफ़ी आ जा रही थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि यूपी में जा कर आ रही थी। ठीक है, इसे गोल्डी को दिखाते हैं, हो सकता है वो किसी केस में काम कर रही है। और नीलोफर के पुराने केसेस भी चेक करो। ठीक है। छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे मिश्रा, पहले पापा को तो पकड़ने दीजिए आपका कॉलर। अरे तुम्हारे बाप की उम्र का है मिश्रा, क्या पकड़ो पकड़ो लगा रखा है। विजेंदर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हम किडनैपिंग के चार्ज में अंदर करवा देंगे। सिर्फ किडनैपिंग? अरे मर्डर भी हो सकता है तुम्हारा। और अगर बचना चाहता है ना तो ये बता, इस बार के रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तुझे मिला कैसे? हमारे टेंडर में जो भाव हमने भरा उससे ठीक 1 रुपया कम तेरे टेंडर का भाव। हमारे टेंडर का भाव तुझे बताया किसने? इत्तेफाक से। इत्तेफाक है गोबर में। तू एक बात ध्यान से सुन ले, तू खुद अथॉरिटी में जाएगा और उन्हें कहेगा कि इस बार का टेंडर मुझे नहीं करना, फिर टेंडर अपने आप हमें मिल जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, पुचकार रहे। कोड़ियागंज की सबसे बड़ी मछली विजेंद्र अवस्थी। ये चाबी इस बुक में क्या कर रही है? सर वो नीलोफर मैम के घर की चाबी है। ये नीलोफर के मर्डर के दिन उसने तुझे बहुत डांटा था ना, क्योंकि जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में तूने गलती कर दी थी। ये हमें कीर्ति ने बताया। अब नीलोफर के घर मर्डर के दिन कोई भी फोर्स एंट्री और एग्जिट के हमें निशान नहीं मिले, तो पॉसिबिलिटी है कि किलर ने ऐसी ही कोई चाबी यूज की होगी घर में घुसने की। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यही चाबी यूज की गई होगी घर में घुसने के लिए।
जो तूने यूज की होगी। अरे सर आप कुछ भी बोल रहे हो। अगर मैंने ही कुछ किया होता तो मैं चाबी गायब ना कर देता। और सर इससे पहले आप इस चाबी को इन्वेस्टिगेट करें और ये पता लगाए कि मैंने ही चाबी बनवाई थी तो मैं क्लियर कर देता हूँ। चाबी तूने बनवाई थी? गोल्डी मेरे घर की चाबी खो गई है, किसी चाबी वाले को लेके पहुंचो ना जल्दी। और सर इसीलिए नीलोफर मैम ने 2 चाबियां बनवाई थी और एक चाबी वहाँ इमरजेंसी के लिए रखी थी। और सर रही बात कीर्ति के केस की, तो मैं नीलोफर मैम से इस बारे में माफ़ी मांग चुका था। अब सर इसके लिए मैं उनका मर्डर थोड़ी कर दूंगा। अच्छा एक बात बता, हमें पता चला है कि नीलोफर का उत्तर प्रदेश आना जाना लगा रहता था, तो वहाँ किसी केस पे काम कर रही थी? सर 1 मिनट। सर ये चेक नीलोफर मैम ने मुझे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिया था। यूपी की बिजनौर ब्रांच का है सर ये चेक। हरीश चौधरी। सर दरअसल मैंने ही वो चेक दिए थे एडवांस नीलोफर। किस चीज़ का एडवांस चेक? सर मेरी कजिन सिस्टर है सरगुन, 2 महीने से मिसिंग है। उन्हीं को ढूंढने के लिए मैंने नीलोफर को हायर किया था। मैंने बिजनौर थाने में भी दीदी का मिसिंग केस फाइल किया था, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। हरीश तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सरगुन को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। वो करती क्या थी? वो जॉब ढूंढ रही थी और इसी सिलसिले में वो दिल्ली के किसी मॉल में एक आदमी से मिली थी। वो कोई मामूली आदमी नहीं है हरीश, वो कोड़ियागंज के सबसे रईस आदमी का बेटा है। वो सोशल वर्कर भी है और साथ ही उसकी बहुत सारी कंपनीज भी है। उसी ने मुझे मिलने के लिए कोड़ियागंज बुलाया था। कोड़ियागंज? मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे बेटा पहले मैं तो जाकर नौकरी पक्की कराऊं, उसके बाद तुझे भी ले चलूंगी। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी कभी लौटी नहीं सर। ये नीलोफर ने सरगुन के बारे में कोई अपडेट दी थी? सर वो बता रही थी कि कोड़ियागंज का कोई सबसे रईस आदमी है, विजेंद्र अवस्थी करके, और उसके बेटे का नाम अमरीश है। तो उन दोनों की फ़ोटो उसने मुझे दिखाई थी। फ़ोटो है अभी? हाँ सर, ये देखिए सर। सर वो बता रहे थे कि इन दोनों पर उसको शक है, और इससे पहले ही नीलोफर कुछ बता पाती, हमने सुना कि नीलोफर और उनके पति की मौत हो गई। कोड़ियागंज जाकर तुमने इनसे बात करी अपनी बहन के बारे में? मुझे जैसा छोटा आदमी इतने बड़े आदमी से कैसे बात कर सकता है? सोचा पुलिस को ही बता दूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। अरे कौन डिटेक्टिव? हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते। डिटेक्टिव नीलोफर, 16 तारीख को दिल्ली में उसका रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, और वो सरगुन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई थी। हो सकता है आपसे भी मिली। अरे हमने आपको कहा ना कि हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते। और सरगुन, आपका बेटा तो पक्का उसे जानता होगा, क्योंकि आपके बेटे ने जॉब का झांसा देकर उसे यहाँ बुलाया था। आपके पास कोई सबूत है कि हमारे बेटे ने उसे यहाँ बुलाया या कोई जॉब का झांसा दिया? पिछले 2 महीने से दुबई में है वो। आपको कोई कहानियां बता रहा है हमें बदनाम करने के लिए। देखिए अवस्थी जी, बस रहने दीजिए, जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। ये पता करो कि अवस्थी का बेटा सच में दुबई गया था कि नहीं। ठीक है यार, ये केस तो पहले ही बनता जा रहा है। अभी तक हमने बलराम को क्लीन चिट नहीं दी है, और अब तीसरे आदमी के थ्योरी के हिसाब से और सस्पेक्ट सामने उभर कर आ रहे हैं। जैकब, रंजना और ये विजेंद्र अवस्थी, बाप बेटे। पता नहीं और कितने सस्पेक्ट सामने उभर कर आएंगे। खाना लगा दूं? हाथ है मेरे, मैं खुद ले लूंगा। तो कल से बना भी लेना। अरे कितनी बार समझाया है, तू समझता क्यों नहीं है? बस कीजिए आप, अब ये झिकझिक खत्म होने ही वाली है। डीएनए रिपोर्ट आते ही आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये विजेंद्र अवस्थी बिजनौर के एसपी का दोस्त है, जहाँ सरगुन का मिसिंग केस फाइल हुआ था, और उसका बेटा अमरीश अवस्थी। इसका दुबई जाना उसी दौरान हुआ था जब सरगुन गायब हुई थी। तो सरगुन को गायब करने में इन लोगों का हाथ है, और नीलोफर इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सर जब नीलोफर को इन लोगों ने मार डाला है तो सरगुन पिछले 3 महीने से कहाँ गायब हुई है? वो गायब ही है कि उसको भी। अच्छा
जब सरगुन गायब हुई उस दौरान जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली उसका डेटा चेक कर। सर 3 महीने पहले हापुड़ में एक औरत की डेड बॉडी मिली थी जिसकी डिटेल बिल्कुल सरगुन से मिलती है। सर सरगुन की तरह नीलोफर भी रेप पीड़िता थी, तो क्या दोनों का कातिल एक ही होगा? सरगुन की लाश के पास में पोइट्री मिलना, मुझे ये सरगुन का केस नीलोफर के केस से बिल्कुल अलग लग रहा है। ये यूपी और दिल्ली में हुए रिसेंट रेप केसेस की मैंने डिटेल्स भी निकलवाई है। सिक्के का दूसरा पहलू ढूंढते ढूंढते पहला भूल गया क्या? देख, सब जानते हैं कि बलराम शेर व शायरी का शौकीन था, तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो भी तो ये सब चीज़ कर सकता है, और हो सकता है कि नीलोफर को बलराम की सच्चाई का पता चल गया और बलराम ने नीलोफर को। सर बलराम का सरगुन से कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमें इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सर ये पटवर्धन ने मैसेज भेजा है, संकेत का और बलराम का डीएनए मैच हो गया है, ये संकेत बलराम का ही बेटा है। अब कोसेगा बाप की तरह पीटेगा, कभी पति के आगे कभी बेटे के आगे, बार बार औरत क्यों झुकती है? सॉरी नहीं संकेत, मेरा स्वाभिमान इतना भी कमजोर नहीं है। सर मैं रेप केसेस के बारे में ही पता कर रहा था तो पोएट्री से जुड़ा एक और केस सामने आया है। 2 दिन पहले दादरी हाईवे पर एक लड़की की लाश मिली है। इस सरगुन की लाश हमें हापुड़ में मिली और इस लड़की की लाश हमें दादरी में मिली है। दादरी और हापुड़ इन दोनों का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है और नीलोफर अक्सर ग्रेटर नोएडा से होकर गुजरती थी और यही रास्ता हापुड़ से होते हुए कौड़ियागंज तक जाता है और जितने क्राइम्स हुए हैं वो इसी एरिया में हुए, तो हो सकता है कि क्रिमिनल इसी एरिया का हो और नीलोफर का इन्वेस्टिगेशन एरिया भी यही हो। सर इस केस में दादरी पुलिस के पास एक लीड है। उनको क्राइम सीन के पास एक कैब दिखी थी जो उन्हें सस्पिशियस लगी थी, लेकिन सर अभी तक ना उस कैब का नंबर मिला है और ना ही कुछ और। सर ये कैब ढूंढना मतलब समंदर में से सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इस एरिया के सारे लोकल और आउट स्टेशन कैब प्रोवाइडर से कांटेक्ट करो। सारी प्राइवेट कैब होल्डर्स, उनके ड्राइवर्स, कस्टमर्स, ट्रैवलर्स सबसे कांटेक्ट करो। ठीक है। ये किलर शायरी करते हैं, इसके सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड करने होंगे। सर 300 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स, कैब सर्विस प्रोवाइडर्स और सोलो कैब ड्राइवर से पूछताछ करी। कुल मिला के 700 लोगों से हमने पूछताछ करी सर, और टोटल 27 लोगों को हमने जीरो डाउन किया है जो मर्डर के वक्त दादरी वाले क्राइम सीन एरिया के आसपास थे। इन सबको बुलाओ। ये 16 मार्च को तो हापुड़ में था। हाँ सर। ये लड़की तेरी कैब में थी? सर मेरी कैब में बहुत सारी सवारियां बैठती हैं, अब हर किसी का चेहरा याद थोड़े ना रहेगा। 11 जून को दादरी में कहाँ पर था तू? सर दादरी में मैं हमेशा ही खिलौना फैक्ट्री में जाता हूँ सर। क्यों, रोज तुम्हारे कैब में वही सवारी बनती है क्या? सवारी? सर कैब मेरी नहीं है, मैं कैब हायर करता हूँ। अच्छा, तो कोई ऐसे कैब ड्राइवर को जानते हो जो शेर व शायरी करता है? सर ऐसा तो कोई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर 1 मिनट सर, एक कैब वाला मुझे ज़रूर याद आ रहा है, क्योंकि सर उसके म्यूज़िक सिस्टम में गज़लें चल रही थी। गज़लें? वो बंदा मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था और सर वो अपने आप को MBA करा हुआ बता रहा था। देखो इनमें से कोई है क्या? इनमें से है कोई वो कैब ड्राइवर? सर ये था वो, यही सुधा सर। हाँ चमन लाल। सर इसे तो मैं अभी 2 घंटे पहले ही मिला। सर वो रही।
या हापुड़ रोड पे बैकअप भेजो फटाफट। सर दुनिया ने मेरी कदर नहीं की। MBA किया तो जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, पैसा नहीं, लड़की नहीं, शादी नहीं, कुछ नहीं। एक MBA वाले की फ्रस्ट्रेशन समझते हैं आप सर? फ्रस्ट्रेशन में कैब चलाना पड़ा। वो उन दिनों एक कपल मेरे कैब का रेगुलर कस्टमर था। और सरगुन को क्या बोला तूने कि तू विजेंद्र अवस्थी का बेटा है? सर वो हमारे कस्बे का सबसे रईस आदमी है और सरगुन से मॉल में दोस्ती हो गई थी तो बस इंप्रेशन झाड़ दिया मैंने और जॉब का झांसा देकर अगले दिन उसके साथ फिर सारा मालूम पड़ा कि वो नीलोफर सरगुन का पता करते करते कौड़ियागंज पहुंच गई है। एक्सक्यूज मी जी आप विजेंद्र अवस्थी का घर जानते हैं? जी पास ही में, आइए आपको ले चलता। चलिए। वैसे विजेंद्र अवस्थी के यहाँ आपको क्या काम पड़ गया? विजेंद्र जी के बेटे मेरी दोस्त के दोस्त हैं, इसीलिए कुछ काम था। उस नीलोफर को देखते ही ना अंदर से ना वो सेक्स वाला लव जाग गया। बस उसका पीछा किया, पीछा करते करते मालूम पड़ा अरे वो तो डिटेक्टिव। बस तबीयत ना निखर सी गई मेरी कि इस बार शेर एक शेरनी का शिकार करेगा। फिर एक दिन कैफे में बैठी थी तो उसकी टेबल पे चाबी रखी थी, बस मैंने चाबी उठा ली। वो अकेली रहती थी तो सोचा शेरनी का शिकार उसकी गुफा में होगा और एक दिन उसकी एब्सेंस में मैं घुस गया अंदर, लेकिन वो तो अपने पति के साथ आ गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.